अब देखिए अपन लोग बात करते हैं आप लोगों से, सेकंड जो है वो है आपका अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अपन बात करेंगे किसकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, ये रहेगा आप लोगों का। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग अभिक्रिया के वेग को परिभाषित करते हो तो उसमें छोटा सा आप लोग ग्राफ भी बना सकते हो भाई। इस तरीके से क्या बना सकते हैं, छोटा सा ग्राफ। और उसमें क्या होगा, इधर अगर अपन बात करें तो मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से वाई एक्सिस पे किसकी, कॉन्सेंट्रेशंस की, किसकी, कॉन्सेंट्रेशंस की। और इधर मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं किसकी भाई, समय की बात कर लेता हूं, किसकी, टाइम टी की बात कर लेता हूं। और इधर मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से कॉन्सेंट्रेशंस सी की। तो अपने को पता है कि एक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज जो होगा वो आप लोगों का रिएक्टेंट होगा, इंक्रीज जो होगा वो आप लोगों का प्रोडक्ट होगा। ये आप लोग बात भली भांति जानते हो, कहां से, प्लस माइनस dc अपॉन dt से। ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई, ठीक है भाई। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले तो आएगा आपका क्या, अभिकारक की प्रकृति। क्या आएगा भाई, अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं क्या, अभिकारक की प्रकृति क्या है भाई, अभिकारक की प्रकृति। नंबर 2 क्या रहेगा भाई आप लोगों का, वो रहेगा आप लोगों का अभिकारक की सांद्रता। क्या रहेगा भाई, अभिकारक की सांद्रता। उसके बाद में जो नंबर 3 जो आप लोगों का जो रहेगा वो अपन बात करेंगे ताप की। नंबर 4 अपन बात करेंगे दाब की। नंबर 5 पर बात करेंगे प्रकाश की तीव्रता की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक एक फैक्टर को मैं आप लोगों को समझा दूंगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। नंबर 6 पे पर बात करेंगे भाई आप लोगों से पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है भाई। उसके बाद में अपन बात करेंगे नंबर 7 पे आप लोगों से पीएच की, ठीक है भाई। उसके बाद में नंबर 8 पे अगर अपन लोग बात करें तो मैं आप लोगों से बात कर दूंगा नंबर 8 पे किसकी, उत्प्रेरक की, किसकी भाई, उत्प्रेरक की। और कोई फैक्टर होगा तो उसको अपन देख लेंगे। लेकिन मुख्य तौर पे आप लोग जो है एक एक चीज को ध्यान से आप लोग सुनते जाइए। तो ये मुख्य तौर पे आपके 7 से 8 फैक्टर होते हैं, तो उनको अपन लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि क्या है, अभिकारक की प्रकृति। बहुत आसान है, अपन ये जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध तो टूटते हैं, जबकि नए बंधों का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। तो बंध को तोड़ते हैं तो ऊर्जा देनी पड़ती है, जब बंध बनता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। यानी अपन कह सकते हैं कि बंध का टूटना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, वहीं बंध का बनना एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है भाई। तो आप लोगों के सामने अगर मैं ये कहूं कि कोई भी अभिक्रिया में ए बी से क्या बन रहा है, सी से डी बन रहा है, तो सबसे पहले रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा। किसी भी अभिक्रिया में सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि उसके रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड का टूटना। अगर बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो अभिक्रिया ही नहीं होगी। अब बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा, तोड़ने में उतना ही जोर आएगा, मतलब उतनी एनर्जी लगेगी, मतलब उतना ज्यादा समय उसमें लगेगा। और जब समय ज्यादा लगता है किसी अभिक्रिया को होने में, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। वहीं अगर अपन बात करें कि ये जो आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसके बीच का जो बॉन्ड है वो दुर्बल है, वीक है, तो आसानी से तोड़ पाएंगे, कम एनर्जी लगेगी, अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट में जो बातें आप लोगों को अपने एग्जाम में लिखनी है वो अभिकारक की प्रकृति में एरो लगा करके आप लोग ये लिखोगे कि हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
पुराने बंध टूटते हैं जबकि नए बंधों का निर्माण होता है। बंध का टूटना एक ऊष्माशोषी परिक्रम होता है, वहीं बंध का बनना एक ऊष्माक्षेपी परिक्रम होता है। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं के मध्य बंध जितना दुर्बल होगा उस अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। दूसरी तरफ यदि अभिकारक अणुओं के मध्य बंध की प्रकृति ज्यादा स्थायी होगी, ज्यादा मजबूत होगी, उसके बंध क्रम का मान जितना ज्यादा होगा वो अभिक्रिया उतनी ही कम वेग से होगी। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिएगी, समय लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शंस डिक्रीज हो जाएगा। भाई ये बात आप लोगों का क्लियर हुआ? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, आप लोगों से इसकी बात करेंगे भाई, अभिकारक की प्रकृति की। किसकी बात करेंगे? अभिकारक की प्रकृति की। अब देखिए नंबर 2 जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी बहुत आसान है अपने आप में कि कोई भी अभिक्रिया में एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले किसका होना जरूरी होता है? रिएक्टेंट का। और जनरली ये कहा जाता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उत्पाद बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो अपन कह सकते हैं कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। यानी कुल मिलाकर के एक ही सेंटेंस में अपन लोग अपनी बात को सारगर्भित रूप में कहना चाहें तो अपन लोग ये कह सकते हैं भाई किसका कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि अपन लोग सबसे पहले तो लिखेंगे उसमें अभिकारक की सांद्रता, फिर लगाएंगे एरो, और एरो में अपन लोग लगा करके ये लिखेंगे कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं की सांद्रता जितनी अधिक होगी उस अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अर्थात अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। आई बात आप लोगों के समझ में? ठीक है भाई। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इस तरीके के क्वेश्चन में तो आता ही आता है, इसके साथ साथ में कई बार ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में 1.5 से 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसकी अपन बात करते हैं। देखिए भाई टेम्परेचर के लिए क्या खास बात होती है, तो टेम्परेचर को आपको अलग से है, आपके एग्जाम में भी ये चीज आती है, तो इसको थोड़ा सा अपन स्पेसिफाई करके पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है टेम्परेचर का। जनरली ये बोला जाता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के वेग में जनरली ये कहा जाता है, कुछ एक अभिक्रिया ऐसी भी हो सकती है जो ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ रिएक्शंस के केस में ये कहा जाता है कि ताप के मान में अगर आप लोग वृद्धि करोगे तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि देखी जाती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसमें आप लोगों का कोलिजन की संभावना बढ़ती है। एक फैक्टर तो ये हुआ। दूसरा बॉन्ड अगर क्लीवेज होगा फर्स्ट स्टेप में तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टूटने में जो है वो आसानी रहेगी। तो बहुत सारी बातें टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ने के फेवर में है। तो सबसे पहली बात तो आपको बहुत ही साधारण बात लिखनी है, ताप ब्रैकेट में ताप लिख करके एरो लगाओगे और आप लोग ये देखोगे कि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में ये प्रेक्षित किया जाता है कि ताप के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि देखी जाती है। फिर आप लोगों को ये जो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि देखी जाती है इसके लिए एक विशेष टर्म अपन काम में लेंगे, वो टर्म आएगी आपका ताप गुणांक। यानी कि ताप के मान में और अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है, उनका कोई संबंध भी होता है क्या कि आप लोग इतना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ेगा? इसका अगर अपन बात करें इसकी मात्रात्मक यानी कि इसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देने के लिए एक टेम्परेचर एक कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक टर्म अपन यूज में लेते हैं ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये लिखोगे, ताप लिखोगे, उसमें एरो लगाओगे, फिर लिखोगे सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में ताप के मान में वृद्धि करने पर उनमें वृद्धि प्रेक्षित की जाती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग समानुपाती ताप। फिर आप लोग लिखोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में ताप के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में जो वृद्धि देखी जाती है
उसे एक गुणांक के रूप में दर्शाया जाता है जिसे ताप गुणांक कहा जाता है। क्लियर है? अब समझिए इस चीज को। देखिए भाई, कोई भी अभिक्रिया होती है, कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें एक क्या है, रिएक्टेंट, और एक क्या होता है, प्रोडक्ट। तो आगे की क्लास में आप लोग एक टर्म अपन पढ़ेंगे, वो रहेगा आपका के, जिसे आप लोग 11th और 12th क्लास में पढ़ करके आए हो। आगे भी अपन इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन अब ये टेम्परेचर के बीच में आया है तो इस चीज को अपन लोग बोलते हैं भाई आप लोगों का वेग नियतांक। क्या बोलते हैं भाई? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं क्या, टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर। तो यहाँ के के को टी टाइम पे अपन क्या, सॉरी टी टेम्परेचर पे अपन क्या बोल देंगे भाई, के टी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और टी टेम्परेचर पे उसका रेट कांस्टेंट क्या है, के टी। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूं आपका ताप गुणांक। उसकी परिभाषा आप लोग सुनिए, ताप गुणांक क्या होता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो जिस टेम्परेचर पे संपन्न होती है उस टेम्परेचर पे उसका अपना रेट कांस्टेंट क्या है भाई, के टी है। और मैंने ये कह दिया कि माना ये अभिक्रिया आप लोगों का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे संपन्न हो रही है, और उसके बाद में मैंने कहा इसका टेम्परेचर बढ़ा करके भाई 25 से आप लोग कितना कर दो, 35 कर दो। तो जैसे ही आप लोगों ने इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, यानी कि जो जिस टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट था वो तो था ही, उसमें अगर आप लोगों ने 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी तो बाय एक्सपेरिमेंट ये देखा जाता है कि अभिक्रिया का वेग वो लगभग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। जो अभिक्रिया आधे घंटे में हो रही थी वो अब आप लोगों की 10 से 20 मिनट में संपन्न हो जाएगी। तो इस चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट। आई बात समझ में? तो जो थर्ड जो चीज है आप लोगों का टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसको अपन लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, ताप। उसमें लिखेंगे सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में ताप के मान में वृद्धि करने पर वृद्धि देखी जाती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग समानुपाती ताप। क्लियर है? उसके बाद में आप लोग ये लिखोगे कि ताप के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में जो वृद्धि देखी जाती है उसको एक गुणांक के रूप में दर्शाया जाता है जिसे ताप गुणांक कहा जाता है। फिर उसमें सब हेडिंग डलेगी आप लोगों का टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। तो उसमें आप लोग लिखोगे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप के मान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना तक की वृद्धि देखी जाती है, यही ताप गुणांक होता है। क्लियर है? तीसरा फैक्टर मैंने आपको समझाया है। ये तीनों बातों पे आप लोग 1 मिनट के लिए मनन कीजिए। उसके बाद में चौथा फैक्टर अपन बात करेंगे किसकी, यहाँ लिखा था मैंने, मिट गया, कोई बात नहीं। अब अपन बात करेंगे उसकी, प्रेशर की। तो 3 जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन पे आप लोग 1 मिनट के लिए मनन कीजिए भाई। उम्मीद है चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, ऐसी कोई चीजें नहीं है जो बड़ी टिपिकल हो, और सारी चीजें आप लोगों की एग्जाम ओरिएंटेड हैं।
अब देखिए भाई, चौथा फैक्टर है आप लोगों का प्रेशर। तो प्रेशर की अगर आप लोग बात करोगे तो प्रेशर की खास बात क्या होती है? सबसे पहली बात तो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर ही देखा जाता है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले तो आप लोग क्या लिखोगे कि सामान्यतः दाब का प्रभाव जो है वो केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर देखा जाता है। अब आप लोग एक बात मेरे को बताइए कि इसका इफेक्ट कैसे होगा? तो देखिए अपने आप निकल करके आएगा। किसी चीज का अगर आप लोग प्रेशर बढ़ाओगे, जनरली अपन गैस स्टेट की बात करते हैं, तो गैस का अगर आप लोग प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस के अणु एक दूसरे के क्या आएंगे? नजदीक आएंगे। नजदीक आएंगे तो उनके मध्य क्या बढ़ेगी भाई? कोलिजन बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा उनमें? टक्कर बढ़ेगी। और टक्कर जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट है आपका 2 से 3 लाइन का, कि एग्जाम में अपने को ये तो अपने को याद करने के लिए होता है, ठीक है। एग्जाम में इस चीज को ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहली बात दाब, पहला एरो, फिर आप लोग लिखोगे कि सामान्यतः दाब का प्रभाव का अध्ययन गैसीय अभिक्रियाओं के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी सांद्रताओं को सांद्रता के रूप में न लिख करके अपन लिखते हैं दाब के रूप में। फिर आप लोग लिखोगे सामान्यतः किसी गैसीय अभिक्रिया के दाब के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि देखी जाती है। क्यों? क्योंकि जब दाब बढ़ाया जाता है तब मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं, परिणाम स्वरूप टक्कर के मान में वृद्धि होती है या टक्कर की संभावना बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि देखी जाती है। और एक ही शब्द में ये चीज क्लियर हो जाती है आप लोगों का, ये लिखते ही प्रेशर इंक्रीज, कोलिजन इंक्रीज, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेज। ये बात हुई भैया आप लोगों से प्रेशर की। उसके बाद में क्या है आप लोगों से? प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो सबसे पहली बात तो थोड़ा स्पीडली मैं आप लोगों से बात करूंगा। दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक तो प्रकाशीय अभिक्रियाएं और एक होती हैं आप लोगों की कौन सी? ऊष्मीय अभिक्रियाएं। प्रकाशीय अभिक्रियाओं का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? पादपों द्वारा भोजन का निर्माण, जिसे आप लोग मानक भाषा में बोलते हो क्या भाई? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ये आपको पता है इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश की तीव्रता यानी फोटोन जो होता है, प्रकाश का इकाई फोटोन जो होता है, उसमें ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है यानी कि प्रकाश की तीव्रता के मान में वृद्धि होगी, वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, यानी कि अभिक्रिया के वेग में क्या देखी जाती है भाई? वृद्धि देखी जाती है। क्लियर हुई बात आप लोगों की? उसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर है आप लोगों से पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बहुत आसान है। कैसे? जैसे ये चौक का टुकड़ा है और आपसे मैं ये कह दूं कि इसी एक तो आप लोग ये चौक का टुकड़ा पानी में डालो, एक तो केस ये होता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि यही चौक का टुकड़ा इसको सीधा पानी में डालने की बजाय आप लोग इसका पाउडर बना करके पानी में डालो। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है H2O के साथ में कौन सी फॉर्म में ज्यादा रिएक्शन करेगा भाई? पाउडर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। ठीक इसी तरीके से गर्म खाना अगर अपन बात करें तो वो ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। वजह क्या है कि उस समय जो है भोजन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है टेम्परेचर की वजह से ज्यादा होता है, उससे उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो जनरली अपन ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि देखी जाएगी। क्लियर है भाई? नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो वो होता है पीएच का। क्या है आपका? पीएच का। तो कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी एक निश्चित पीएच होती है, उससे कम अथवा ज्यादा पे वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी चीज का जो अभिक्रिया है वो अम्लीय माध्यम में ही होगी, तो अब आप लोग क्षारीय माध्यम दे दो या उदासीन माध्यम दो, वो अभिक्रिया नहीं होगी। तो पीएच भी तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो एक निश्चित पीएच पर ही कोई रासायनिक अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होती है। तो ये बात हुई पीएच की भाई। उसके बाद में आप लोगों का एक फैक्टर और था, क्या? उत्प्रेरक। क्या था भाई? उत्प्रेरक। ठीक है, तो उत्प्रेरक को आप लोगों का पूरा टॉपिक रहेगा। उत्प्रेरक का मतलब ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं।
कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में ये अभिक्रिया को रोक भी देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसका एक एक्टिव साइट होता है जहां से वो क्रिया करता है। अगर उस साइट को ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर वो क्रिया ही नहीं करेगा। तो कई बार कैटेलिस्ट क्या करते हैं, उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं और वो अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न ही नहीं होती है। तो इस क्लास में आप लोगों का ये जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हुए। ठीक है भाई, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।